Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about Samuelson model of trade cycle. Samuelson क्या बोलता है, एक इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल्स आता है उसका कारण क्या होता है, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर. Samuelson क्या बोलता है, एक इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल आता है उसका मेन कारण क्या होता है, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का मीनिंग बता देती हूँ. ओके, मल्टीप्लायर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया जाता है ना तो उससे इनकम में चेंज आता है, और इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है वो आपका मल्टीप्लायर बताता है. सिंपल मल्टीप्लायर क्या है, जब इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया जाता है तो उससे इनकम में चेंज आता है, और इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है वो आपका बताता है मल्टीप्लायर. जैसे देखो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर चेंज इन इनकम. ठीक है, मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट में आप 100 करोड़ का चेंज लाए, उससे इनकम में 200 करोड़ का चेंज आया, टू क्या आपकी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ओके, मल्टीप्लायर क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज लाने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है. सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट में चेंज लाने से आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है. जैसे आप इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का चेंज लाए, उसके कंपेरेटिव इनकम में 200 करोड़ का चेंज आया, तो टू क्या आपकी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, एक्सीलरेटर को हम वी से डोनेट करते हैं. एक्सीलरेटर क्या बोलता है, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है. ठीक है, एक्सीलरेटर क्या बोलता है, कंजम्पशन में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है. मान लीजिए कंजम्पशन में 10 करोड़ का चेंज आया, उसके कंपैरेटिव इन्वेस्टमेंट में 30 करोड़ का चेंज आया, और 3 क्या आपकी वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर. ओके, दोनों में कंफ्यूज ना होना. मल्टीप्लायर क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आया. एक्सीलरेटर क्या बोलता है, कंजम्पशन में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया. ओके, ये दोनों आपको क्लियर हो गए. अब हम बात कर लेते हैं इनके इंटरैक्शन के बारे में, क्योंकि जो बिजनेस साइकिल प्रोड्यूस होते हैं इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण ही प्रोड्यूस होते हैं. अब यहाँ पे देखो, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, फर्दर चेंज इन इन्वेस्टमेंट. देखो ये दोनों कैसे इंटरैक्ट करते हैं. शुरू में इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया, जब इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया तो उससे इनकम में चेंज आया. ऑब्वियसली जब लोगों की इनकम में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा, कंजम्पशन में चेंज आएगा. ठीक है, जब लोगों के पास पैसा आएगा ऑब्वियसली वो कंजम्पशन ही तो बढ़ाएंगे. ठीक है, उस बढ़ी हुई कंजम्पशन को देख के जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे. उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए लोगों ने जो कंजम्पशन कर दिया, लोगों ने जो मार्केट में डिमांड कर दिया, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मींस इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपस में रिलेटेड है. शुरू में इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया गया, उस इन्वेस्टमेंट के कारण लोगों की इनकम में चेंज आया, बहुत सारे लोगों को काम मिला. ठीक है, बहुत सारे लोगों से रॉ मटेरियल खरीदा. ठीक है, उन लोगों की इनकम में चेंज आया. फिर उनकी जब इनकम में चेंज आया तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंजम्पशन में चेंज ला दिया, अपनी डिमांड में चेंज ला दिया. उस कंजम्पशन से चेंज आया तो उससे इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए. यहाँ तक समझ में आया. शुरू में इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया, उस इन्वेस्टमेंट से लोगों की इनकम में चेंज आया, उस इनकम में चेंज आने से उन्होंने उनकी कंजम्पशन में चेंज आया. ऑब्वियसली पैसा आ गया, कंजम्पशन तो करेंगे ना. उस बढ़ी हुई कंजम्पशन को देख के, उस बढ़ी हुई कंजम्पशन को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया, मींस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया. ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है. अब एक बात और सुनिए ध्यान से. ओके, अब जब शुरू में यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया गया था ना, तो इस इन्वेस्टमेंट का मोटिव कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट ने ना तो ये देखा कि लोगों की इनकम कितनी है, ना ये देखा कि कितना प्रॉफिट होगा. ठीक है, इसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ये जनरली आपकी गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बैठती, गवर्नमेंट इनकम को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करती. ये ऑटोनोमस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ओके, तो शुरू में क्या था, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम बढ़ी थी, जो ये वाला इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, मींस मल्टीप्लायर की जब हम बात करते हैं ना, मल्टीप्लायर में जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है वो हमेशा ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण आता है. और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो आपकी गवर्नमेंट करती है. गवर्नमेंट का मोटिव क्या, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. ओके, जो शुरू में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ना मल्टीप्लायर लेवल पे, इसे बोलेंगे आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट से लोगों की इनकम बढ़ी. जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई रोड का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, रोड पे इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे उनकी इनकम बढ़ी, जिन सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा उनकी इनकम बढ़ी. ठीक है, अब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने क्या किया, कंजम्पशन को बढ़ा दिया, कंजम्पशन को चेंज कर दिया. अब इस बढ़ी हुई कंजम्पशन को देखकर, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में
प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे थे। इस बढ़ी हुई कंजम्पशन को देखकर जो इन्वेस्टर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। उनको ये लगा कि अब तो मार्केट में डिमांड है, हमें बहुत फायदा होगा, हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ना, इस लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, इसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो लोगों की इनकम को देख के किया जाता है, जो प्रॉफिट को देख के किया जाता है। समझ में आया ना? यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, इसने कोई प्रॉफिट नहीं देखा, कोई लोगों की इनकम नहीं देखी, ये आपकी गवर्नमेंट करती है, इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट ने लोगों की इनकम को जनरेट करा, उस इनकम के जनरेट होने से कंजम्पशन में चेंज आया। उस कंजम्पशन को देखकर जो लोग, जो इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे, जो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे, उनको ऐसे लगा कि हमें तो बहुत प्रॉफिट होगा, हमारे पास तो बहुत पैसा आएगा। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसे बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एक्सेलरेटर इफेक्ट के कारण जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये क्या है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा ही मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण होता है, और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो किसके कारण होता है? एक्सेलरेटर इफेक्ट के कारण होता है। और ये देखो आपस में रिलेटेड है। पहले मल्टीप्लायर ने इस इन्वेस्टमेंट को चेंज करा, उससे लोगों की इनकम बढ़ी, इस बढ़ी हुई इनकम से कंजम्पशन बढ़ी, उस कंजम्पशन को देखकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, उसे बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। और जो स्टार्टिंग में हुआ था उसे बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सैमुअल्सन की थ्योरी को समझने के लिए हमें एक इक्वेशन समझनी पड़ेगी। ओके, अब ये इक्वेशन क्या है? YT। ओके, YT आपकी प्रेजेंट इनकम है, GT प्लस CT प्लस IT। ओके, यहाँ पे YT क्या है? आपकी करंट इनकम, मैं लिख देती हूँ करंट इनकम, और GT क्या है? आपका करंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे। GT क्या आपका? करंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी बोलेंगे। C क्या है आपकी? करंट कंजम्पशन। ओके, IT आपका क्या है? करंट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्या है? करंट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर आपको प्रेजेंट इनकम निकालनी है, मींस करंट इनकम निकालनी है, तो आपके पास जीटी होना चाहिए, मींस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होनी चाहिए, प्लस सीटी करंट कंजम्पशन होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आईटी करंट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी हमने ऑटोनोमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। अगर आपको करंट इनकम निकालनी है तो आपके पास जीटी की वैल्यू होनी चाहिए, सीटी की वैल्यू होनी चाहिए, आईटी की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब जीटी क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इसको इसका प्रॉफिट और इनकम से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसका इसीलिए हम इसे क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं, जीटी इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और जीटी इक्वल टू 1 ये क्या हो गया? आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ओके, अब जीटी को हमने कांस्टेंट मान लिया, इक्वल टू 1 मान लिया। अब हमें चाहिए सीटी की वैल्यू। सीटी क्या? आपकी करंट कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन आपकी डिपेंड करती है आपकी पिछली इनकम पे। जो करंट कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है आपकी पिछली इनकम से। अगर प्रेजेंट इनकम YT है तो पिछली इनकम क्या होगी? YT माइनस 1। ओके, आपकी करंट कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? आपकी पिछली इनकम पे। पिछली इनकम पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि हम हमारी पिछली इनकम के अकॉर्डिंग अपनी कंजम्पशन को ढाल चुके होते हैं। ओके, अभी नई इनकम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपकी जो करंट कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है आपकी पिछली इनकम से, और पिछली इनकम क्या है? YT माइनस 1। ठीक है, इसे मैं बोल देती हूँ लास्ट इनकम, लास्ट ईयर इनकम। ठीक है, समझ में आया? ये आपकी करंट कंजम्पशन है जो कि डिपेंड करती है आपकी लास्ट ईयर इनकम पे, मींस पिछली इनकम पे। ठीक है, क्योंकि हम पिछली इनकम के अकॉर्डिंग अपनी कंजम्पशन को ढाल चुके होते हैं। एक तो आपकी जो करंट कंजम्पशन पिछली इनकम पे डिपेंड करती है, और दूसरी किस पे डिपेंड करती है? MPC पे, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड और किस पे डिपेंड करती है? MPC पे, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया। मान लीजिए आपकी इनकम में 100 का चेंज आया, उसके कंपैरेटिव कंजम्पशन में 80 का चेंज आया, तो 0.8 क्या होगी? आपकी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम होगी। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंट कंजम्पशन है, एक तो आपकी पिछली इनकम पे डिपेंड करेगी, प्लस डिपेंड करेगी आपकी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम को। ठीक है, हम ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, और यहाँ पे हम ए लिख देते हैं।
ये इक्वेशन समझ में आई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी, समझ में आई। सीटी क्या आपकी प्रेजेंट कंजम्पशन, ठीक है, जो डिपेंड करेगी आपकी पिछली इनकम से, पिछली इनकम क्या वाई टी माइनस वन, पिछली इनकम पे डिपेंड करेगी, प्लस डिपेंड करेगी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम पे। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, समझ में आया। सीटी क्या है आपकी प्रेजेंट जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करेगी आपकी पिछली इनकम पे और आपकी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम पे, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन भी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब हमको चाहिए आपकी हमारा आईटी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, हमने अभी पढ़ा था चेंज इन कंजम्पशन पे, ठीक है। अभी मैंने एक्सीलेटर बताया था ना, कंजम्पशन में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, उस इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया उसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन कंजम्पशन पे, ठीक है। और आप चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालोगे, इस साल की कंजम्पशन में से आप पिछले साल की कंजम्पशन को माइनस कर लोगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किस बात पे डिपेंड करता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आया, और कंजम्पशन में चेंज आप कैसे निकालते हो, इस साल की कंजम्पशन को माइनस कर लोगे पिछले साल की कंजम्पशन से। सीटी इस साल की कंजम्पशन है, सीटी माइनस वन पिछले साल की कंजम्पशन है, आप इस साल की कंजम्पशन में से पिछले साल की कंजम्पशन में को माइनस कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन, ओके। जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन कंजम्पशन पे, और चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालोगे, आप इस साल की कंजम्पशन में से माइनस कर दोगे पिछले साल की कंजम्पशन। सीटी इस साल की कंजम्पशन है, सीटी माइनस वन पिछले साल की कंजम्पशन है, प्लस और ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर पे, ठीक है। एक तो इस बात पे डिपेंड करता है चेंज इन कंजम्पशन कितना आया, प्लस इस बात पे डिपेंड करता है कि वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर कितनी है। हमने वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर किया था ना, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपली अगर आपको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकाल लो, वी चेंज इन कंजम्पशन, और चेंज इन कंजम्पशन क्या है, सीटी माइनस सीटी माइनस वन, आप ऐसे निकाल सकते हो, ओके। तो यहाँ पे सिंपल है, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो किस बात पे डिपेंड करता है, आपकी कंजम्पशन में चेंज कितना आया, ठीक है। कंजम्पशन में चेंज कैसे होता है, प्रेजेंट कंजम्पशन में से आपने पिछली कंजम्पशन को माइनस कर लिया, प्लस वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर कितनी है, आपके एक्सीलरेटर की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ओके। आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटर क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कंजम्पशन, आपने इन्वेस्टमेंट को इधर ले लिया, और वी और चेंज इन कंजम्पशन, और चेंज इन कंजम्पशन के सीटी माइनस वन, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सीटी की वैल्यू पुट कर लेंगे, सीटी की वैल्यू क्या है, ए वाई टी माइनस वन, ये सीटी की वैल्यू है, इसे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ए वाई टी माइनस वन, हमने सीटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। अब देखो ये करंट कंजम्पशन अगर पिछले साल की इनकम पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो पिछले साल की कंजम्पशन उससे पिछले साल की इनकम पे डिपेंड करेगी, ध्यान से समझना, स्किप मत करना इस पॉइंट को। अगर ये करंट कंजम्पशन पिछले साल की इनकम पे डिपेंड करती है वाई टी माइनस वन, तो ये पिछले साल की जो कंजम्पशन है वो उससे पिछले साल की इनकम पे डिपेंड करेगी, समझ रहे हो ना। इससे हम लिख लेंगे ए, इसमें इसको हम लिख लेंगे ए वाई टी माइनस टू, ओके। समझ में आया, इसे हम क्या लिख लेंगे, ए वाई टी माइनस टू, प्लस आपका बी तो इसमें चलेगा, इसको ब्रैकेट को यहाँ से निकाल देंगे, बस ये पुट करती है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया, ठीक है, इसे यहाँ लगा देंगे, ठीक है। देखो ये आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो कि डिपेंड करता है चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन में क्या है, सीटी माइनस वन, मींस प्रेजेंट कंजम्पशन में से आपने माइनस कर दी पिछले साल की कंजम्पशन, और यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंजम्पशन की वैल्यू पुट कर दी, यानी ए वाई टी माइनस वन, ओके। तो अगर प्रेजेंट कंजम्पशन पिछले साल की इनकम पर डिपेंड करती है तो जो पिछले साल की कंजम्पशन है वो उससे पिछले साल की इनकम पे डिपेंड करेगी, है ना, ठीक है। यहाँ पे प्लस बी, ये अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे, ए वी वाई टी माइनस वन, ए वी वाई टी माइनस टू, ओके। ये हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई, ओके। अब हमारे पास आईटी की भी वैल्यू आ गई, जीटी की वैल्यू आ गई, सीटी की भी वैल्यू आ गई। अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ओके। तो ये आपकी ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई, ओके। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब हम सारी वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे, ओके। वाईटी में जीटी क्या है, हमने
इक्वल टू 1 मान लिया था, प्लस सी टी ए वाई टी माइनस 1 प्लस आई टी की वैल्यू ए वी वाई टी माइनस 1 माइनस ए वी वाई टी माइनस 2। ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन होगी, ठीक है। लिख रही है यहाँ पे जी टी इक्वल टू 1, ठीक है, और ये ए वाई टी माइनस 1 ये आपकी सी टी की वैल्यू होगी, और ये ए वाई टी ए वी वाई टी माइनस 1 माइनस ए वी वाई टी माइनस 2 ये आपकी वैल्यू होगी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की। ये बेसिकली इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर हमारे पास पिछले 2 सालों की इनकम है और हमारे पास ए की वैल्यू है, मीन्स हमारे पास एमपीसी की वैल्यू है, प्लस हमारे पास वी की वैल्यू मीन्स हमारे पास एक्सीलेटर की वैल्यू है, तो हम प्रेजेंट इनकम को निकाल सकते हैं। क्या बोलती है कि अगर पिछले 2 सालों की हमारे पास इनकम है, हमारे पास ए की वैल्यू है और हमारे पास वी की वैल्यू है, तो हम इजिली प्रेजेंट इनकम को निकाल सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। सैमुअल्सन ने बेसिकली 5 फ्रेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स के बारे में बताया। तो सबसे पहली फ्रेजेस क्या है, जिसको हम बोलते हैं साइकिल लेस पाथ। ओके, साइकिल लेस पाथ में वो क्या अज्यूम करते हैं, जो आपके एमपीसी है वो क्या है 0.5, ठीक है, और आपका वी जो एक्सीलरेटर है वो क्या है 0। ओके, फर्स्ट में वो क्या अज्यूम करते हैं, जो आपकी एमपीसी है मींस मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसकी वैल्यू क्या है 0.5 और जो वी है उसकी वैल्यू क्या है 0। ओके, तो इस पहली स्टेज में क्या है, इसे साइकिल लेस पाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि जो ट्रेड साइकिल आता है बेसिकली मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के इंटरैक्शन के कारण आते हैं। इसमें जब एक्सीलरेटर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है अगर दोनों को इंटरेक्ट करना है तो दोनों की वैल्यू तो बराबर की होनी चाहिए ना। तो अगर इसमें एक्सीलरेटर है ही नहीं, वैल्यू अगर एक्सीलरेटर की वैल्यू 0 है तो साइकिल्स तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, आपका मल्टीप्लायर अकेला ही काम कर रहा है, मल्टीप्लायर अकेला ही काम कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे इनकम, ठीक है। तो जो आपके जो कोई साइकिल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे उनका पाथ क्या है, ठीक है, ये क्या है साइकिल लेस पाथ, शुरू में बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा फिर डाउनवर्ड चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कोई साइकिल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि आपका अकेला मल्टीप्लायर काम कर रहा है। साइकिल्स प्रोड्यूस करने के लिए दोनों का काम करना जरूरी है। आपका यहाँ पे एक्सीलरेटर 0 है, सिर्फ मल्टीप्लायर काम कर रहा है, यही कारण है कि यहाँ पे कोई साइकिल्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। सेकेंड हम बात कर लेते हैं डैम्प्ड साइकिल्स की, ठीक है। डैम्प्ड साइकिल में आपकी एमपीसी क्या होगी 0.5 और वी की वैल्यू होगी 1। यहाँ पे आपका एक्सीलरेटर थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपके जो साइकिल्स बनेंगे डैम्प्ड साइकिल्स बनेंगे। डैम्प्ड साइकिल्स कैसे, शुरू में तो बड़े बड़े होंगे, देखो, उसके बाद धीरे 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 छोटे होते जाएंगे। शुरू में बड़े बड़े, उसके बाद धीरे 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 देखो छोटे हो गए, फिर और छोटे हो गए, फिर खत्म हो जाएंगे। ओके, डैम्प्ड में क्या होता है, शुरू में तो बड़े बड़े साइकिल्स बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, डैम्प्ड साइकिल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू तो हायर है लेकिन एक्सीलरेटर अभी भी कम है। यहाँ पे मल्टीप्लायर के 0.5 है, आपकी एमपीसी 0.5 है, लेकिन आपका जो एक्सीलरेटर है वो 1 ही है। अभी भी क्या है, आपकी एक्सीलरेटर की वैल्यू बहुत कम है। साइकिल तो प्रोड्यूस हो गया लेकिन धीरे धीरे वो साइकिल्स कम हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ आपका मल्टीप्लायर काम कर रहा है, एक्सीलरेटर अभी भी बहुत कम है। ओके, उसके बाद थर्ड की बात करते हैं कांस्टेंट साइकिल की। कांस्टेंट साइकिल्स में क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। ये क्या होता है, इक्वल होते हैं, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपका एमपीसी 0.5 और आपका वी हो जाता है 2, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट साइकिल्स प्रोड्यूस होने लगे। कांस्टेंट साइकिल इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि आपके एक्सीलरेटर की वैल्यू थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। कांस्टेंट साइकिल क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लायर तो पहले आया था लेकिन एक्सीलरेटर की वैल्यू भी अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हम बात कर लेते हैं एंटी डैम्प्ड, ठीक है। एंटी डैम्प्ड में क्या होगा, आपके बड़े बड़े साइकिल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बड़े, फिर ये इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले छोटे छोटे बन रहे थे, उसके बाद देखो आपके बड़े बड़े बन लगे। ये डैम्प्ड के अपोजिट है, डैम्प्ड में पहले छोटे बनते, पहले बड़े बनते थे फिर छोटे बनते थे, यहाँ पे पहले छोटे बन रहे फिर बड़े बन रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्या डैम्प्ड साइकिल में क्या हो रहा है, एमपीसी की वैल्यू क्या 0.5 और वी आपका 3 हो गया, ठीक है।
एंटी डैम्प्ड साइकिल बनने का कारण क्या? बड़े-बड़े साइकिल बनने का कारण क्या? बड़े-बड़े फ्लक्चुएशन होने का कारण क्या है? क्योंकि आपका एक्सीलरेटर क्या बढ़ता जा रहा है, ठीक है? आपका एक्सीलरेटर क्या धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली आपका एक्सीलरेटर बन रहा है तो प्राइवेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है? जैसे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो बढ़ रहा है, ठीक है? जिसके कारण इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है जो आपके साइकिल से पहले धीरे-धीरे आ रहा है, फिर बड़ी तेज़ी से आ रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके एक्सीलरेटर की वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट की एक्सप्लोसिव साइकिल-लेस पाथ, ठीक है? ये भी क्या साइकिल-लेस पाथ है लेकिन एक्सप्लोसिव साइकिल-लेस पाथ है। कंफ्यूज मत होना। इसमें देखो इसमें भी कोई साइकिल्स नहीं बनेंगे लेकिन ये क्या एक्सप्लोसिव साइकिल-लेस पाथ है। इसमें क्या आप कंटिन्यू ग्रो की तरफ जा रहे हो, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो। ये इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी की लास्ट स्टेज है, बूम की लास्ट स्टेज है। इससे ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। इस ये भी साइकिल-लेस पाथ है लेकिन एक्सप्लोसिव साइकिल-लेस पाथ है, ठीक है? अपवर्ड जाएगा और इसमें जो साइकिल-लेस पाथ है हम डाउनवर्ड जा रहे थे, इसमें अपवर्ड जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक की बूम की प्रोस्पेरिटी की लास्ट स्टेज है। हम एक इकोनॉमी इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती एक्सप्लोसिव साइकिल पाथ में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।